आज हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सभी संगठनों में कर्मचारियों के मार्गदर्शन, नियमों तथा कार्य विधियों द्वारा जो है होता है, उनका मार्गदर्शन नियमों और कार्य विधियों के द्वारा। और उद्यम को सही तरीके से चलाने के लिए कार्य विवरण तथा नियमों और कार्य विधियों जो प्रक्रिया से संबंधित हैं स्पष्ट रूप से एक क्रम में समझाई जानी चाहिए। ये औपचारिक संगठन के माध्यम से होता है। तो औपचारिक संगठन के का तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से यह अधिकार और उत्तरदायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण करता है तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में तालमेल स्थापित करता है। यानी जब किसी संगठनात्मक ढांचे में जो है औपचारिक रूप से व्यक्तियों के अधिकार दायित्व, उन वे किससे आदेश लेंगे, किसको आदेश आदेश देंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जब इस प्रकार की सभी बातें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी जाती हैं तो उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है यह अधिकार तथा उत्तरदायित्वों की सीमा का स्पष्टीकरण करता है तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में तालमेल स्थापित करता है। औपचारिक संगठन में ढांचा कार्यात्मक अथवा प्रभागीय कोई भी हो सकता है। औपचारिक संगठन को उसके लक्षणों के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। क्या विशेषता है इसकी? यह विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्थिति तथा उनसे आपसी संबंधों की प्रकृति का स्पष्टीकरण करेगा। यह योजनाओं में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम तथा कार्य विधि इसके अंतर्गत दिए गए होते हैं। औपचारिक संगठन द्वारा विभिन्न प्रभागों के प्रयासों को समन्वित किया जाता है, एकीकृत किया जाता है और संगठन बिना किसी परेशानी के अपना कार्य आसानी से करता रहे, इसलिए इसकी रचना उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श के बाद ही की जाती है। और कर्मचारियों के आपसी संबंधों की अपेक्षा इस संगठन में कार्य निष्पादन पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो औपचारिक संगठन का अर्थ समझने के लिए इसकी परिभाषाएं जरूरी हैं समझनी। देखिए, औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है। कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो इसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो औपचारिक संगठन कहलाता है। इसके क्या लाभ हैं? इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारित करना आसान होता है क्योंकि आपसी संबंध स्पष्ट रूप से समझाए हुए होते हैं। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं पाई जाती क्योंकि प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य एक एक करके बतलाए हुए होते हैं। आदेश श्रृंखला के स्थान की स्थापना से आदेश की एकता बनी रहती है। कार्य संचालन की सुनिश्चितता तब प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की उन्हें पूर्ण जानकारी होती है। इससे संगठन में स्थायित्व रहता है। कर्मचारियों के व्यवहार को भी आसानी से ज्ञात किया जाता है क्योंकि उनके मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट नियम होते हैं। अब इसके दोष क्या हैं? औपचारिक संगठन में आदेश की श्रृंखला का पालन करना पड़ता है जिसमें कार्य विधि विलंब के कारण निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। संगठन की अवांछित पद्धति रचनात्मक प्रतिभा को समुचित मान्यता नहीं दे पाती क्योंकि निर्धारित कठोर नीतियां किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती क्योंकि उन्हीं नीतियों पर चलना पड़ता है। किसी भी संगठन में सभी मानवीय संबंधों को समझ पाना कठिन होता है क्योंकि ये ढांचे और कार्य पर अधिक बल देते हैं और औपचारिक संगठन से किसी संस्था के कार्य करने की सही तस्वीर भी सामने नहीं आती। अब आइए अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? काम करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल अपने आप ही स्थापित हो जाते हैं तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होता है, वो अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अनौपचारिक संगठन का जन्म जो है औपचारिक संगठन से ही होता है जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बतलाई गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप करते हैं। जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक संपर्क में आते हैं तो उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर नहीं धकेला जा सकता बल्कि वे मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप बनाते हैं और झुकते हैं और उनमें आपसी हितों की अनुरूपता को प्रकट करते हैं। जैसे मान लो औपचारिक संगठन में तो लिखित नियम होते हैं लेकिन अनौपचारिक संगठन में कोई लिखित नियम नहीं होते। इनका कोई अक्षेत्र या रूप भी नहीं होता और न ही इनकी कोई संप्रेषण की निश्चित रूपरेखा होती है। तो अनौपचारिक संगठन
कार्य समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना जो है ज़रूरी है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अनौपचारिक संगठन का अभ्युदय कर्मचारियों की व्यक्तिगत अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप औपचारिक संगठन में से ही होता है। आधिकारिक तौर पर निर्धारित किए गए नियम तथा नियंत्रणों की अपेक्षा ग्रुप नियमों से ही व्यवहारिक मानकों का अभ्युदय होता है। स्वतंत्र संप्रेषण का चैनल बिना सूचना विशिष्ट दिशा के ग्रुप के सदस्यों द्वारा ही विकसित होते हैं। यह प्रबंध द्वारा सोच विचार के बाद नए बनाकर अपने आप ही बन जाता है और इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। या अनौपचारिक संगठन का अर्थ समझने के लिए इसकी परिभाषाएं देखिए। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्य के लिए बनते हैं। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है जो न तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है और न ही आवश्यक है, ये अपने आप बन जाता है। इसका जन्म स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के सहयोग करने से होता है। यानी जब व्यक्ति आपस में मिलते हैं, सामाजिक ताना बाना बनता है, लोगों के ग्रुप बनते हैं, तो वो अनौपचारिक संगठन कहलाता है। इसके क्या गुण हैं? संप्रेषण के निर्धारित नियमों को नहीं माना जाता इसमें, अतः अनौपचारिक संगठन में सूचनाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। जिसको पहुंचानी है सीधी पहुंचा दी जाती हैं, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है कि कौन किसके अंडर में कार्य करेगा। सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सहायता प्रदान करता है तथा समान विचारधारा के लोगों को खोज निकालने की अनुमति प्रदान करता है और उनकी संतुष्टि में वृद्धि करता है। यह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करता है। इसके क्या दोष हैं? औपचारिक संगठन जब अफवाहें फैलाता है तो वह एक विघटनकारी ताकत बन जाती है, क्योंकि इसमें रूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं। यह अनौपचारिक संगठन विरोध करता है यदि तो प्रबंधन परिवर्तनों को लागू करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार का प्रतिरोध जो है विलंब को जन्म देता है। यह सदस्यों को ग्रुप आकांक्षाओं के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करता है। ये हानिकारक हो सकता है कि सभी अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो अनौपचारिक संगठन को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः संस्थान के हित में इसके अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए तथा इनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को पहचाना जाना चाहिए। ऐसे समूह के ज्ञान का उपयोग संगठन की उन्नति व सहयोग के लिए करना चाहिए। और दोनों में किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने की अपेक्षा प्रबंधकों को चाहिए कि औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों का सही प्रयोग करें ताकि संगठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर देख लेते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है? देखिए औपचारिक संगठन अधिकार संबंधों का ढांचा प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है और अनौपचारिक में सामाजिक संबंधों का तंत्र कर्मचारियों के अंत्यक्रिया से अपने आप हो जाता है। कंपनी के नियम तथा नीतियों के परिणाम स्वरूप आरंभ होता है। सामाजिक अंत्यक्रिया, ये सामाजिक रूप से व्यक्ति मिलते हैं तो इसका आरंभ होता है। प्रबंध के सत्र में अक्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है। ये व्यक्तिगत गुणों में दृष्टिगोचर होता है। यह नियमों द्वारा निर्देशित होता है। इसकी गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं है। यह संप्रेषण श्रृंखला जो है सोपानवत चलती है, सेक्युलर चेन, और इसमें जो है उसकी कोई सोपान विधि नहीं है। ये जो है निर्धारित विधि नहीं है, किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। ये दृढ़ है, इसको मानना पड़ता है, इसमें बदलाव हो जाता है, ये परिवर्तनशील है। प्रबंधक इसका नेता होता है और प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनका चुनाव ग्रुप द्वारा भी किया जा सकता है। ये इनमें अंतर होता है। यानी औपचारिक संगठन संस्था द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है और अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के द्वारा आपस में सामाजिक संबंधों के कारण जो है वो बन जाता है। तो ये था औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।